नमस्कार दोस्तों ये क्लास 9th का चैप्टर 12 है ध्वनि साउंड। इसमें जो है पार्ट 1 तक चर्चा किए थे दोस्तों यहाँ तक। तो उसके बाद जो है दोस्तों जैसे तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तरंग के किसी भी बिंदु, तरंग दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं कि तरंग को किसी इस प्रकार से जो है इसका उतार चढ़ाव होता है। तरंग का जो है इस प्रकार से आप जान सकते हैं उतार चढ़ाव होता है इसका इसे। तो तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न, कोई संपीड़न और एक विरल होता है द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, वही उसका दोस्तों तरंग वेग कहलाती है। दूरी तरंग वेग कहलाती है। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि यहाँ पे ये 1/t जो है बराबर दोस्तों यहाँ पे लेमडा जो है छूट गया है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ लेमडा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है। यहाँ पे जो है वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय जो है यानी आवर्तकाल उसका है, दूरी हमारा लेमडा है मान लीजिए, दूरी यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वही उसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। यहाँ लेमडा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है, यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी होती है दोस्तों, यानी एक आवर्तकाल में चली गई दूरी होती है, उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप वेग बराबर दूरी बटे समय निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो वेग बराबर जो है आपका आ गया, यानी लेमडा बटे टी, इसको जो है हम डिनोट कर सकते हैं, अर्थात वी बराबर कह सकते हैं इसको हम दोस्तों 1/t को एन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि वी को एन यानी लेमडा एन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो हम कह सकते हैं कि वेग बराबर जो हमारा यानी जो हमारा ये फार्मूला बन रहा है, दोस्तों, तो जो फार्मूला बन रहा है ये आप जान सकते हैं कि जो आवृत्ति होता है 1/t होता है, तो यहाँ पे वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं। उसके बाद किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लगभग स्थिर रहता है। ठीक, किसी भी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग जो होता है सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक एग्जाम्पल है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है, तथा उसकी तरंग दैर्घ्य इतना सेंटीमीटर है, 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा दोस्तों। तो उदाहरण जो है ही, तो आप जान सकते हैं कि आप देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि दोस्तों आवृत्ति तो दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, यानी कि v यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज़, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं 2000 हर्ट्ज़ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तरंग दैर्घ्य दोस्तों दिया है 35 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करने 0.35 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जान सकते हैं तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य वेग बराबर जो होता है तरंग दैर्घ्य आवृत्ति होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल सकते हैं तो दोस्तों जो वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है। अब यहाँ पे देखिए जो है हम स्टैंड फॉर्म करके इसको मीटर और हर्ट्ज में कन्वर्ट करके जो है इसका क्या आएगा 700 मीटर पर सेकंड जो है इसका वेग आ रहा है दोस्तों। यानी तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला जो समय होगा, तरंग देखिए वेग निकल चुका है, जब वेग निकल चुका है दोस्तों तो तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो होगा क्या होगा, हम यहाँ से कह सकते हैं 2.1 सेकंड लगेगा दोस्तों। यानी कि वेग निकल गया है 2, क्योंकि 700 इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है इसको हम निकाल लेंगे। ध्वनि दोनों 5 किलोमीटर तय करने में 2 समय लगेगा। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा
को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याप्त पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं होता है। देखिए, तीव्रता अलग होता है, प्रबलता अलग होता है। अर्थात एक अर्थ नहीं, प्रबलता ध्वनि के कानों की जो प्रबलता होती है ध्वनि के कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी एक और दूसरी की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में आप जान सकते हैं अलग अलग माध्यमों में अलग अलग ध्वनि की चाल भी होती है। ऐसा नहीं है, एयर में जो होता है वो द्रव में अलग होता है। द्रव भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग चाल होती है। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होता है। किसी पटाखे या तड़ित की गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर के बाद सुनाई पड़ती है। आप यह अनुभव कर चुके होंगे कि बादल की गर्जन और जो चमक एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमको चमक पहले दिखाई पड़ता है और कुछ समय बाद जो है गर्जन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है, यानी बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है जिसमें ये संचरित होते हैं। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, चाल जो है ध्वनि की चाल जो ताप पर भी निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए, वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 331 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 300 ऐसे जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होता है वो 331 होता है, तथा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 होता है। ठीक है, तो अलग अलग होता है। एक कॉमन वायु में जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है वो 300 समथिंग करके 32-33 से होता है। में माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चाल होता है इनका, आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो है अलग अलग होता है। जैसे ठोस में जो चाल होता है, देखिए ये मीटर पर सेकंड में इतना है। ठोस में जो चाल होता है ध्वनि की, यानी कि 64-20 64-40 इतना होता है। द्रव में 1533-14 इतना होता है। उसके बाद गैस में, हाइड्रोजन में दोस्तों 1284, हीलियम में इतना होता है, वायु में 346 होता है। तो दोस्तों जनरली जो है हम वायु वाला जो पोर्शन है यही हम ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज करते हैं फिलहाल। ठीक है, ये वायु वाला जो पोर्शन है जो हमको आवाज़ सुनाई पड़ता है, इसी के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में दोस्तों के तो अलग अलग माध्यमों में दोस्तों अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं मीटर पर सेकंड में होता है इसकी चाल। तो ध्वनि बूम क्या है? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तथा उसे पराध्वनि चाल से चलता हुआ जाता है। गोलियां, जेट, वायुयान आदि जो है पराध्वनि चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रघाती तरंग उत्पन्न करती हैं। वायु में प्रघाती तरंग उत्पन्न करती हैं। इस प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतना मात्रा में ऊर्जा होता है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। ध्वनि का परावर्तन दोस्तों ध्वनि का भी परावर्तन होता है।
किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कि रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती हैं जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तन सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा में अभिलंब खींचे गए अभिलंब होता है दोस्तों, ध्वनि की आपतन होने की दिशा भी होती है, परावर्तन होने की दिशा होती है की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोस्तों बराबर होता है किसी लंब पर। इसमें भी वही चीज नियम लागू होता है। ध्वनि तरंगों में परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है जो चाहे पॉलिश किए गए हो या खुरदुरे हो। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दीवार है, इमेज है दोस्तों, यहाँ एक कान है लगाया गया है और यहाँ पे घड़ी है। तो यहाँ पे जो है ध्वनि सुनने का जो टाइम टेबल है यहाँ पे देखा जा रहा है। दोस्तों प्रतिध्वनि क्या है? किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई पड़ता है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि वही आपका ध्वनि जो है बार बार वही सुनाई पड़ता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूलतः ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, तभी हमको सुनाई पड़ेगा। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तित सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी इतना होनी चाहिए। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। तो दोस्तों ध्वनि ये जो होता है ये परावर्तन के कारण होता है। यानी कि जब टकरा करके बार बार टकराता है ध्वनि जो है तो हमको जो है वही ध्वनि बार बार जो है सुनाई पड़ता है। अनुरण क्या है दोस्तों? अनुरण किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक यह इतनी कम न हो जाए यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बध हो जाता है अनुरण कहलाता है। यानी कि यह बार बार परिवर्तन के कारण जो होता है यह ध्वनि जो है एकदम निर्बध हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? अनुरण का। यानी कि यह सुनाई ही ना दे, इतना कम हो जाता है कि यह सुनाई ना दे तो वहां पे जो है अनुरण कहलाता है। अत्यंत अवांछनीय है। अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़न फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव जो है इसके ध्वनि अवशेष गुणों के आधार पर किया जाता है। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं? ध्वनि के बाहुल परावर्तन के उपयोग मेगाफोन या लाउडस्पीकर हार्न तूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी प्रकार बनाए जाते हैं। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। जैसा कि आपने यहाँ पे बोला जा रहा है तो ये सीधा दिशा में जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार से जो है यंत्र है यहाँ पे जो बजाया जाता है वो सीधा जाता है। मेगाफोन हार्न इन यंत्रों में नली का आगे का खुला होता है, शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाला ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेजता है। उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन भी ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टरों के कानों तक पहुंचते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ध्वनि जो है परावर्तन होते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण भी देख सकते हैं, इस प्रकार से ध्वनि जो है यहाँ पे ऐसे आते हैं, ऐसे 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 परावर्तन यहाँ पे होते रहते हैं, बार बार जो है परावर्तन इनका होता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे निकलता है ध्वनि, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, इस प्रकार से दोस्तों ध्वनि का सम्मेलन कक्ष की वक्राकार छत। श्रव्यता का परिसर, दोस्तों श्रव्यता का परिसर क्या है? हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को दोस्तों नहीं सुन सकते हैं। 20 से 20,000 के बीच में जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही जो है हम ध्वनि को सुन सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का जो परिसर लगभग है 20 से 20 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है, यानी 1 हर्ट्ज बराबर 1 साइकिल तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज तक जो है सुन सकते हैं। जैसे बच्चे हैं और जानवर होते हैं, ये ज़्यादा सुनते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुगामी होते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। या हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोकल के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। तो जैसे राइनोसेरस जो गैंडा है 5 हर्ट्ज तक जो है कि आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है, यानी कि ये जो है 5 हर्ट्ज तक जो है सुन लेता है। हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। या देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। कुछ जंतु जो है भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं, यानी कि वो ध्वनि भी सुन पाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि तथा पराश्रव्य यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होता है उनको जो है पराश्रव्य कहते हैं और ध्वनि या पराश्रव्य कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, पारपाइस पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति जैसे सलभों के श्रवणयंत्र अत्यंत सुगामी होते हैं। ये सलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींटी की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा सकते हैं। चूहे भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल लेते हैं। तो पराश्रव्य जो है अपश्रव्य हो गया और उसके बाद जो है पराश्रव्य हो गया। तो दोस्तों जो है वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए हो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है पार्ट 3 में जो है ये साउंड पोर्शन खत्म हो जाएगा एक और वीडियो में। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।